हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी विकल आर्ट क्लासेस में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है भूगोल का। ये वीडियो आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, पूरा हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न एक बार देख लीजिए और फिर इसके बाद जो है अच्छे तरीके से आपको तैयार भी करवा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9 से 16 जो है आपका अति लघु क्वेश्चन रहेगा, जिसका उत्तर लगभग 20 शब्दों में आपको देना होगा, 20 से 25 शब्दों में। फिर 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा और फिर इसके बाद लगभग 50 शब्दों में जो है आपको उत्तर देना होगा। और 23 और 24 आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। फिर 25 और 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेगा। पूरा पेपर हल करके आपको अच्छे से दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो पहला जो स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में, वो बिहार का आता है। दूसरा जो स्थान आता है वो वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का आता है। इसमें बिहार ऑप्शन नहीं दिया है, तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यहाँ पे देखिए अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात अगर पूछे तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा होगा। अगर सर्वाधिक के ऊपर जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो महाराष्ट्र उसका राइट आंसर होगा। लेकिन सर्वाधिक अनुपात पूछता है तो गोवा इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को समझ लेंगे। अगर अनुपात पूछता है तो गोवा राइट आंसर होगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात कहाँ पे है, तो गोवा होगा। लेकिन अगर पूछता है कि नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो आपका इसमें महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें अनुपात पूछा है तो राइट आंसर इसमें आपका गोवा होगा। ठीक है, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 382 यानी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका इसमें पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसमें हो जाएगा आपका 943। ठीक है, 943 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा धर्म है? तो यहाँ पे धार्मिक समुदाय है, इसमें बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख। तो इसमें राइट आंसर भारत में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो विवाह, व्यवसाय, काम या रोजगार, ये सभी। तो इसमें ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पुरुष प्रवास पूछा है तो उसमें राइट आंसर आपका पुरुष प्रवास में काम और रोजगार होता है। ठीक है, इसमें इस बार आपका तीसरा सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर पुरुष प्रवास ना होता है, यहाँ पुरुष ना लिखा होता तो ये सभी होता, क्योंकि यहाँ पे पुरुष भाई जो होते काम करने जाते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। तो उसमें तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी मतलब बाहर से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिल्ली, बिहार दिया तो महाराष्ट्र में राइट आंसर होगा। इसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर जब आप लिखेंगे 2 अंक आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में यहाँ से जरूर आएंगे। आइए उत्तर देखते हैं फटाफट, इसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव भूल के 2 उपागम। तो 2 उपागम पूछा है तो पहला, दूसरा, 2 उपागम हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बस इतना काम करना है। ठीक है, आगे है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी जनसंख्या में बदलाव। परिवर्तन मतलब बदलाव क्यों होते हैं? देखिए, बदलाव तब होते हैं जब जन्म होता है, बदलाव तब होता है जब मृत्यु होती है, बदलाव तब होता है जब लोग प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के घटक बताइए, यानी मानव विकास कैसे कर सकता है, उसके कौन कौन से घटक यानी तत्व हैं, कंपोनेंट हैं। तो उसमें समता, जब समता होगी तो मानव क्या करेगा? विकास कर सकता है। सतत पुष्ट विकास का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है। ठीक है, आपका घर है, आपके पिताजी ने बनवाया है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपका घर गिरवा देते हैं, ठीक है, तो क्या आप उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं, तो आपको फिर से घर बनानी पड़ेगी। इसका मतलब कि विकास आप उतना जल्दी नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए जो सतत पुष्ट विकास है उसका मतलब ये है कि आप
आप जो जिस घर में रह रहे हैं आपके पिताजी, आप भी उस घर का उपयोग करें, आपकी आने वाले पीढ़ी भी अगर उस घर का उपयोग कर लेती है तो इससे सतत पोषणी विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में गेहूं के 2 निर्यातक देश बताइए। तो जो निर्यात करते हैं मतलब कि बेचते हैं, तो अमेरिका और कनाडा, और ये दोनों देश जो है नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े देश हैं। आगे इसमें है नेक्स्ट, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है कुटीर उद्योग? इसमें लिखेंगे छोटे पैमाने का उद्योग होता है जो घर या स्थानीय स्तर पर संचालित किया जाता है। इसमें परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए तो आप इतना समझ लेते हैं कि कुटीर उद्योग जो होता है ये परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें मशीन का प्रयोग कम होता है और ये ज़्यादातर हाथ से काम किए जाते हैं। इस काम को या इस उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण बताइए। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र को इंडिकेट करता है, यानी इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें परिवहन, बैंकिंग जो है ये आपका हो जाएगा। इसमें टीचर और वकील, डॉक्टर ये सब आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में आपको लिखना है। तो कनाडा में प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक जो है ये फैला हुआ रेल मार्ग है, पार कैनेडियन रेल मार्ग है। अगर इसको मैं थोड़ा सा मैपिंग करके आपको दिखाऊं तो बस आप इतना समझिए कि इस प्रकार से आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक मैपिंग कर देते हैं छोटा सा, तो आपका पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समथिंग इस प्रकार से आप मैपिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पे जो है एक छोर से दूसरे छोर को इस प्रकार से कनाडा में यहाँ पे ये रेल मार्ग है। ठीक है, ये क्या है? रेल मार्ग है। इसी को बोलते हैं पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार इसलिए कहा गया क्योंकि इस पार से उस पार जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हाईवे है, हाईवे की आप इस पार खड़े हैं। ठीक है, इस पार आप खड़े हैं और आपको इस पार जाना है, यहाँ आपको जाना है। तो इस पार से जब उस पार जाएंगे तभी तो उसे पार कहेंगे, है ना, कि तो इसलिए यहाँ पे पार नाम रखा गया है। तो पार कैनेडियन, कैनेडियन क्यों कहा गया? क्योंकि ये कनाडा में है। ठीक, कनाडा में है। रेल मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ये रेल मार्ग है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस बात से डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर ये जो है उत्तरी अमेरिका, या फिर यहाँ पे कनाडा लिख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO बोलते हैं। 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी WTO की। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारण करना। यानी एक देश से दूसरे देश में जब कोई व्यापार होता है तो उसके लिए कोई नियम बनाने होते हैं। वो नियम कौन बनाता है? वो नियम बनाता है WTO बनाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, व्यापार विवादों को समझाना। यानी मान लेते हैं एक देश से कोई दूसरा देश, मान लो B है, यहाँ पे व्यापार होता है। अगर व्यापार करने में कोई विवाद होता है तो उसका निपटान कौन करेगा? WTO करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। यानी जो सदस्य देश हैं WTO में, वो व्यापार को बढ़ावा देना, कहीं न कहीं व्यापार करे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एक दूसरे को हो। ठीक है, ये इसके मुख्य काम हो जाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद आएगा सेक्शन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे और इसको कम से कम 1 पेज में पूरा आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 पेज में लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु जो प्रभाव है इसका जो है व्याख्या करना है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें लिखेंगे वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, आपका हेडिंग बन जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है श्वसन जो है रोग हो जाते हैं, जैसे दमा, पुरानी खांसी, फेफड़े में संक्रमण, ये सब फैल जाता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। हृदय की समस्या देखने को मिलती है, रक्तचाप, जो BP वगैरह होती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, आंख, नाक, कान, गला, आंखों में जलन, सांस लेने में जो है दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सा ले सकते हैं। मैंने आपको हिंट यहाँ पे दिया है, आप इसको 1 पेज में पूरा लिखेंगे अच्छे से हेडिंग बनाकर। ठीक है, मैं छोटे छोटे सेंटेंस में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एक हिंट मिल जाए, कम समय में आप तैयार कर पाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में आयात निर्यात का संयोजन को बताना है। निर्यात का मतलब होता है कि बेचना होता है। जैसे मान लो भारत अगर कोई सामान बेचता है, ठीक है, भारत कोई सामान बेचता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। और भारत कोई सामान खरीदता है,
ठीक है, खरीदता है तो उसे हम कहते हैं आयात। ठीक है, अब देखिए निर्यात में बाहर भेजना होता है, मतलब देश से बाहर भेजना होता है यानी बेचना होता है। जैसे रत्न है, आभूषण है, इंजीनियरिंग सामान है, रसायन है, कृषि उत्पाद है, चाय मसाले हैं, ये भारत से भेजे जाते हैं। और आयात का मतलब मंगवाना होता है। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। ठीक है, सोना है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, उर्वरक है, ये सब जो है भारत मतलब मंगवाता है कहीं कहीं से, किसी देश से। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट आपको मिल गया, इसके बारे में आप अच्छे से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत विकास के उपाय को बताइए। ये कमान क्षेत्र भी पूछ सकता है, तो कैसे इसके बारे में आप लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग बना है जल प्रबंधन। इसमें क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इसमें व्यवस्था की गई है बूंद बूंद सिंचाई, से ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। जैसे क्या होता है, इसमें ड्रिप सिंचाई में छिड़काव ऐसे किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार से फव्वारा तकनीकी जो है अपनाई जाती है, तो इसका उपयोग, पानी का जो उपयोग है इंदिरा गांधी नहर का, अच्छे तरीके से किया जाता है। दूसरा यहाँ पे वनीकरण, यानी नहरों के किनारे वृक्षारोपण और चारागाह का विकास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फसल चयन, यानी कम पानी की खपत वाली फसल को जो है उपयोग करने से, खजूर है, सरसों वगैरह है, ठीक है, इन सब का बढ़ावा देना है। इस प्रकार से आप इसके बारे में ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताना है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत होता है, दूसरा गैर परंपरागत होता है। इसे नवीकरणीय भी कहा जाता है और इसे अनवीकरणीय भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे परंपरागत में क्या कहते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब। इसमें लिखेंगे कि वे संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब। ठीक है, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते एक बार अगर खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं गैर परंपरागत में लिख सकते हैं कि वे संसाधन जिसको प्राप्त जो है पुनः कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ये सब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं और ये प्रदूषण थोड़ा सा कम फैलाते हैं। ठीक है, आगे इसमें है अगला क्वेश्चन कि वर्षा जल संग्रहण की विधियां बताइए। वर्षा जल संग्रहण की विधियां का मतलब है कि कितने प्रकार से वर्षा के जल को हम संग्रहण यानी बचत कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं उसका। तो छत संग्रहण पहला है, यानी अगर बारिश होती है तो छत पे पानी इकट्ठा होता है, तो छत का पानी जो होता है वो एक टैंक होता है, उसमें टैंक में जो है पानी चला जाता है, तो उससे हम उससे संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टांका। टांका राजस्थान के घरों में बना होता है, एक भूमि टैंक होता है। राजस्थान में क्या होता है, जमीन में एक टैंक बना होता है। टैंक में क्या होता है, वहाँ पे पानी जो होता है बारिश का वो इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, उसे टांका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेक डैम। चेक डैम का मतलब ये है कि नालों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोका जाए ताकि जो है उसका बाद में उपयोग किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से तालाबों और झीलों का निर्माण किया जाए और जिससे जो है तालाब, जलाशय वगैरह होंगे तो उसमें पानी इकट्ठा होंगे और फिर उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पे आता है भू निम्नीकरण। क्या होता है, निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की जो मिट्टी है, मतलब की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होना या भूमि की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। उसका 4 कारण आपको बताना, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखिए कैसे कम होती है। पहला, अधिक सिंचाई के द्वारा कम होती है, वनों की कटाई के द्वारा कम होती है, अति पशुचारण के द्वारा कम होती है, खुद जो है खनन या खुदाई के द्वारा कम होती है। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, ऊपरी जो परत होती है, जो उपजाऊ होती है, वो हट जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक सिंचाई में क्या होता है कि जिससे मिट्टी लवणीय हो जाती है और जो है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, अधिक सिंचाई होने से। नेक्स्ट, वनों की कटाई, जिससे मिट्टी की कटाव जो है वो बढ़ जाता है और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ऊपरी वाली परत होती है वो कट जाती है। ठीक है, अति पशुचारण। अति पशुचारण, अधिक पशुओं के चराने से जमीन बंजर हो जाता है और फिर उस स्थान पे कहीं न कहीं जो है अच्छी मिट्टी नहीं, उगाऊ नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे खनन यानी खुदाई, जो है खुदाई के बाद गड्ढा और मलबे जमीन पर ऐसे खराब कर देते हैं जिससे कारण दूषित हो जाता है मिट्टी, जिसे मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है। तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 23 नंबर और 24 नंबर, दोनों में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। चाहे आप ये वाला करिए, चाहे आप ये वाला करिए। ठीक है, चाहे आप ये वाला करिए, आप चाहे ये वाला करिए। कहने का मतलब है कि 23 में से दोनों में से कोई करना है और 24 में से दोनों में से कोई एक करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव भूगोल के प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसके बारे में कैसे जो है लिखेंगे। तो सबसे पहले मानव की भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन करना है, तो आप इसमें लिखेंगे मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता
है। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे मानव भूल की प्रकृति। प्रकृति को लोग क्या विशेषता, उसका क्या नेचर है, ये आपको इसमें लिखना है। तो देखिए पहला यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे मानव पर्यावरण का जो संबंध है यही इसकी मूल विशेषता मानी जाती है। फ्रेडरिक रटजल ने मानव भूल को प्राकृतिक प्रभाव से जोड़ा है और विडाल्डी ब्लास्ट ने मानव की स्वतंत्रता को और संभावनाओं को जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और कुछ लोग मानते हैं कि मानव जो है वो सब कुछ संभावनाएं विकसित कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि वो प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है और ये निश्चयवाद को मानते हैं। ठीक है, ये निश्चयवाद को मानते हैं और कुछ लोग जो है संभववाद को मानते हैं। तो यहाँ पे संभववाद और निश्चयवाद के बारे में भी देख लेते हैं। मानव तकनीकी की सहायता से संभावनाएं विकसित करता है और जो है कहीं न कहीं जैसे मान लो कि नदी बह रही है, एक नदी मान लो बह रही है, नदी मान लो यहाँ पे डैम बना देता है, मान लो डैम बना दिया तो डैम बनाने से यहाँ से नहर निकाल सकता है। ठीक है, इसको जो है बिजली उत्पादन यहाँ से कर सकता है इस प्रकार से। तो ये जो मानव ने संभव बनाया है, नदी के पानी को तो रोक नहीं सकता है लेकिन कुछ ना कुछ संभव तो कर दिया है, तो इसी को संभववाद कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसके बारे में आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे निश्चयवाद देखिए, निश्चयवाद में क्या है, इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मानव उसका दास है, यानी प्रकृति जैसा चाहेगी मानव को वैसा करना पड़ेगा। फिर एक संकल्पना आती है, नव निश्चयवाद की संकल्पना आती है, आपने पढ़ा होगा, जिसमें मानव और प्रकृति के संसाधनों की तुलना की गई है। मतलब तुलना इसमें मानव और प्रकृति के जो तालमेल है उसको दिखाया गया है। ठीक है, ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है ना तो मानव सर्वशक्तिमान है, दोनों का जो तालमेल है वही आपका नव निश्चयवाद है। ठीक है, अब इसके विषय क्षेत्र में क्या लिख सकते हैं, तो विषय क्षेत्र में आप यहाँ पे ले सकते हैं जैसे जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, अधिवास भूगोल है, फिर इसके बाद यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, ये इसके विषय क्षेत्र हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मलिन बस्ती की समस्या बताइए। मैं आपको हिंट यहाँ पे दे दे रहा हूँ कैसे आप इसे लिखेंगे। मलिन बस्ती का मतलब होता है गंदी बस्ती। ठीक है, अब यहाँ पे मलिन बस्तियाँ उन क्षेत्रों को कहते हैं जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बहुत दयनीय स्थिति होती है उनकी, उसे हम मलिन बस्ती या गंदी बस्ती के नाम से जानते हैं। मुंबई का जो धारावी बस्ती है ये भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती माना जाता है। ठीक है, अब इसकी कौन कौन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो आवास की समस्या हो सकती है। ठीक है, स्वच्छता की समस्या हो सकती है, बीमारियां बहुत सारी फैल सकती हैं, सामाजिक समस्या हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, असुरक्षित वातावरण हो सकता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में अपने सेंटेंस में अपनी बातों में बयां कर सकते हैं, पूरा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि प्रवास के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पे प्रवास में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, इसके क्या कारण हैं, तो कारण में रोजगार की तलाश के कारण हो सकता है, बेहतर शिक्षा के लिए हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हो सकता है, विवाह के लिए हो सकता है। ठीक है, मनोरंजन या फिर आधुनिक सुविधा के लिए भी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंटेंस यहाँ मैंने अच्छे से लिख दिया है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 26 नंबर को मतलब उसी का अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण की विवेचना कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में से एक भारत है और यहाँ जनसंख्या जो है वृद्धि दर और वितरण असमानता पाई जाती है। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि किसी एक निश्चित समय में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे 500 लोग रहते हैं। ठीक है, 500 लोग रहते हैं, 5 साल बाद इसी स्थान पर अगर 5000 लोग हो जाते हैं तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि में आगे इसमें लिख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, किस प्रकार से स्थिति है तो उसके बारे में आप लिखेंगे। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और इसके अनुसार पिछले कई दशकों में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल के वर्षों में वृद्धि दर में कुछ कमी आई है परंतु कुल जनसंख्या भी बहुत अधिक देखने को मिली है। तो ये जनसंख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या इसके कारण हैं, तो कारण में लिख सकते हैं जन्म दर अधिक होती है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार देखने को मिलता है और शिक्षा सामाजिक परंपराएं जो होती है वो भी कहीं न कहीं वृद्धि में इसका कारण माने जाती हैं। शिक्षा नहीं अशिक्षा यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, काम आपका हो जाएगा।
फिर जनसंख्या के वितरण, मतलब कि कहाँ कहाँ जनसंख्या ज़्यादा फैली हुई है, तो वितरण से आश्रित जनसंख्या किस राज्य में ज़्यादा फैली है, ये वितरण को दर्शाता है। तो घनी आबादी वाले जो राज्य हैं वो आपके यहाँ पे आप दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, ये सब जो है यहाँ पे घनी आबादी वाले राज्य हैं। आगे बात करें यहाँ पे क्यों यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता, रोजगार, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। वहीं बात करें कम आबादी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे देख पाएंगे हिमालय क्षेत्र है, राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे कारण क्या है, कठिन जलवायु है, कम संसाधन है, दुर्गम भूभाग है, इस प्रकार से यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक। यहाँ पे इस प्रकार से इसके बारे में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपका अलग उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मानचित्र वाला सेक्शन आता है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मानचित्र में आपको भरना है अरुणाचल प्रदेश, तो उस प्रकार से सादा मानचित्र आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे ऊपर जो है, ये आपका ऊपर जो राज्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला राज्य ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार से लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे लिख के क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, तो यहाँ आप फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे मानचित्र भर देंगे तो पूरा नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे नीचे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि तांबा जो है, तांबा उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र, तो तांबा जो है राजस्थान में भी होता है, और तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान में प्रसिद्ध है, राजस्थान में होता है, झारखंड में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो राजस्थान में अगर भरना चाहे तो आप यहाँ पे राजस्थान भर सकते हैं। राजस्थान में यहाँ पे ऐसे गोला करिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान या राजस्थान का खेतड़ी भी आप लिख सकते हैं, तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख देंगे, बस ऐसे ही भर देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र पूछा है, तो यूपी में पड़ता है नरौरा। नरौरा पड़ता है बुलंदशहर के पास में। तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये आपका थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, लैंडमार्क है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के पास में आपका बुलंदशहर, तो आप यहाँ पे जो है बुलंदशहर या फिर यहाँ पे नरौरा यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नरौरा हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सभी जानते हैं यूपी है, तो यूपी देखिए आपका यहाँ पे पड़ता है यूपी, और जो ये गड्ढा वाला भाग है नेपाल है, नेपाल के जस्ट नीचे यहाँ पे यूपी है, तो आप यहाँ पे यूपी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री पत्तन पूछा है, तो पूर्वी तट पर जो है ये आपका मानचित्र है, ये पश्चिम है, ये आपका पूरब हो जाएगा। पूर्वी तट पे यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, यहीं पे आप चेन्नई भर दीजिए, तो जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे आप चेन्नई भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों मानचित्र संसार वाला आएगा। संसार में जैसे कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछा है, तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, तो चीन जो है यहाँ पे देखिए भारत है संसार में, संसार के ऊपर मतलब भारत के नीचे ऊपर जो है यहाँ पे चीन है, तो आप यहाँ पे चीन भर दीजिए। ठीक है, वैसे भारत की आबादी दुनिया में सबसे आगे हो चुकी है, लेकिन आप पहले चीन भरेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आपके चीन अभी दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है विश्व में ये सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा। एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर नार्वे हो जाएगा। और नार्वे पड़ता है ये जो आपका ऐसे घुमावदार दिखाई दे रहा है ये वाला, यही आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऊपर जो है आपका यहाँ पे नार्वे, सबसे ऊपर नार्वे, तो आप यहाँ पे गोला करिए छोटा सा, और यहाँ पे एरो बनाइए, और यहाँ पे नार्वे लिख दीजिए। अगर आप बाहर लिख रहे हैं तो एरो जरूर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, ये काम जरूर करेंगे। ठीक है भैया, आगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है यूरोप महाद्वीप का एक समुद्री पत्तन भरना है, तो यूरोप महाद्वीप का एक समुद्री पत्तन जो है आपको भरना है। तो यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे छोटा सा आप देख पाएंगे जो है ये वाला पॉइंट, ये ग्रेट ब्रिटेन है और इसकी राजधानी लंदन है, तो लंदन जो है ये आप यहाँ पे भर देंगे। आपने गाना सुना होगा, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, तो यहाँ पे डीजे बजाएंगे, लंदन से लाएंगे। ठीक है, तो क्या लेकर आएंगे वो बात की बात है, लेकिन लंदन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का सबसे
सबसे बड़ा नगर, तो भैया यही नगर आपका लंदन जो है, यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है। जापान का समुद्री पत्तन, तो जापान देखिए यहाँ साइड में कोने में आपका जापान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे गोला करिए और यहाँ पे जापान ऐसे लिख दीजिए। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो आपका समुद्री पत्तन है, तो आप यहाँ एरो बना के यहाँ पे लिखिए टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। इसको आप याद कर सकते हैं जापान में तो जापान खाने, ठीक है, जापान खाने लेकिन टोक्यो मत, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं और पूरा मानचित्र ऐसे दोस्तों भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे, सरल आसान शब्दों में आप इसे तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।